लेट्स स्टार्ट। तो हम करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हम करेंगे पांचवा नंबर कैरेक्टरिस्टिक कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। हमने अक्सर कैटालिस्ट में देखा होगा कि कैटालिस्ट या तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का ही कोई कंपाउंड होता है। अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इफेक्टिव कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या बात होती है? तो दिस इज द एरिया वी हैव टू डिस्कस। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेल नोन फॉर देयर कैटालिटिकल एक्टिविटी, कि ये बहुत ही मशहूर पर्सनालिटीज होती हैं एज अ कैटलिस्ट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर सर्व एज कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये एज अ कैटलिस्ट क्यों सर्व करते हैं आगे चल के पढ़ते हैं। आपने बहुत सारे कैटलिस्ट देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल निकिल, रेनी निकल, प्लाटिनियम, पैलेडियम। हम इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। जो भी रिएक्शन इस टाइप का होगा कि आपके पास कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, आइदर कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है कैटलिस्ट, दैट इज निकल, बिकॉज इट इज अ चीप। ये बहुत ही सस्ता होता है। पाई बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन क्या होंगे, ऐड होंगे, तो CH2 एल्केन बनेगा। ठीक है, तो जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उसमें दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो चार हाइड्रोजन ऐड होंगे, दो बॉन्ड। उसके बाद आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। देखिए, जब ये रिएक्शन होता है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। तो आयरन का पाउडर, अगर इसके साथ 1% सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड मिला लें, या 1% सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला लें, तो ये प्रोमोटर्स होंगे। ये क्या होंगे, प्रोमोटर। अब प्रोमोटर क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोमोटर? प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर्स क्या है कि अ सब्सटेंस की जो डेफिनेशन होगी, a substance which increase which increases the catalytical ability, the catalytical power of a catalyst, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट का कैटालिटिकल पावर इंक्रीज करे। और ये एक चीज ध्यान में रखें कि प्रोमोटर खुद से कैटलिस्ट नहीं होता, ये सिर्फ कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, सिर्फ कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ाएगा। इफ अदरवाइज हम कैटलिस्ट को हटा के खाली प्रोमोटर यूज करके रिएक्शन की रफ्तार नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बी, इट कांट बी यूज्ड एज कैटलिस्ट विदाउट प्राइम कैटलिस्ट। जो मेन कैटलिस्ट है उसके अलावा हम इसको रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये खाली कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, पर डायरेक्टली इसका रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम जो है, यही अमोनिया जो है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बन रहा है, 2NH3, ठीक है, इधर आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके साथ आपका जो सिलिका है, एल्यूमिना है, ये प्रोमोटर है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोमोटर है। ठीक है, प्रोमोटर्स, ठीक है, ये प्रोमोटर है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, कि ये प्रोमोटर क्या करेगा, इस कैटलिस्ट, अगर इसका जितना भी रेट था, ठीक, अगर ये रेट जितना भी था, प्रोमोटर क्या करेगा, जितना भी रेट था, अगर एक्स था तो ये मोर देन एक्स कर देगा, रेट बढ़ा देगा। और अगर इस तरह से आप करते हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, आपने यूज किया सिलिका एंड एल्यूमिना, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रेट, रेट पे इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट, नो इफेक्ट।
तो विदाउट कैटलिस्ट इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कैटलिस्ट होगा तो ये उसका कैटालिटिकल पावर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात समझ आ गई बेटा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर जो है प्रोनिक होता है किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। डायरेक्टली इसका रिएक्शन में कोई असरअंदाज नहीं होता। उसके बाद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने उस दिन सल्फ्यूरिक एसिड को जब सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड लेना होता है, ठीक है, तो यहां पे हम V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं। देखिए ये निकिल है, प्लाटिनियम है, पैलेडियम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट यूज करें यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो फेरिक क्लोराइड जो है, ठीक है, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन में यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर हम मिथाइल अल्कोहल को वाटर गैस से प्रिपेयर करने में यूज करते हैं, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद टाइटेनियम क्लोराइड जो है इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये सारे जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, सारे जितने भी हमने कैटलिस्ट लिखे हैं प्रोमोटर्स को छोड़ के, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट या तो ट्रांजिशन एलिमेंट डायरेक्टली यूज हो रहे हैं या फिर अपने कंपाउंड की फॉर्म में ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। सिर्फ ये ही एज अ कैटलिस्ट यूज क्यों होते हैं, उसके दो रीजन हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा, इस पेज में कोई प्रॉब्लम कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब क्यों होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, और कौन कौन से कैटलिस्ट किस किस रिएक्शन में हम यूज करते हैं ये हमने लिखा, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं वो ये कि एक टर्म होती है क्या, कैटालाइटिकल पॉइजन। कैटालाइटिकल पॉइजन क्या होता है, कैटालाइटिकल पॉइजन अगर आपको याद हो तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ा था, होपफुली आपको याद नहीं होगा। सबस्टेंस which decreases or even destroys, कभी कभी कम कर देता है, even destroys catalytical power of a catalyst, catalytical power of a catalyst, power of a catalyst, उसको हम कहते हैं कैटालाइटिकल पॉइजन, ठीक है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कौन सा, कि ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है, इसमें जो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इसके अंदर जो डस्ट होती है, डस्ट एज अ पॉइजन यूज होती है, यानी ये कैटालिस्ट के कैटालिटिकल पावर को क्या करेगी, ट्राई करेगी या खत्म करेगी। एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं फॉर अल्काइंस इनटू अल्कीन्स, ठीक है, तो वहां पे पैलेडियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट पे सपोर्टेड होता है। उसमें हम एक और ये जो क्विनोलिन डालते हैं, क्विनोलिन का काम होता है क्या करना, एज अ पॉइजन, यानी ये क्या करता है कि इस कैटलिस्ट की जो कैटालाइटिकल पावर है उसको कम करता है और रिएक्शन को लिमिटेड करता है, किस कहां पे, अल्कीन पे। अल्कीन जैसे ही बनेगा नो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या करें, कि जो डस्ट है ये भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के कैटालाइटिकल पावर को कम कर रहा है, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। और ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम जो है कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट सपोर्ट है, क्विनोलिन अगर इसमें यूज करेंगे तो ये जो अल्काइन है नॉर्मली अल्कीन बनाएगा, अल्कीन फर्दर जाके क्या बनाएगा, अल्केन। तो ये रिएक्शन को लिमिट करेगा किधर, अल्कीन, लिमिट करेगा किस पे, अल्कीन। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए कि दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। पहली वजह ये है बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कम भी होता है ज्यादा भी होता है, तो जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं, फिर कम होता है तो फिर ये रिड्यूस होते हैं, क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो यानी ये
दोनों काम कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, ये रिड्यूस भी हो सकते हैं, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इस एबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये होता है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, तो वो जो अनस्टेबल होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पहला रीजन ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। देयर आर टू फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं। पहला ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। और दिस एबिलिटी अलोज देम इजीली विथड्रॉ और लूज। ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एबिलिटी है, इनको इजीली अलो करती है कि विथड्रॉ यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, और लूज इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ठीक है। रिएजेंट टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन में कुछ अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा जल्दी बनती है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई सरफेस एरिया अलोइंग देम ऑफ अ रिएक्टिव एनवायरनमेंट। क्या करेंगे, एक रिएक्टिव एनवायरनमेंट जनरेट करेंगे। उसमें क्या होगा, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होगा कि जो आपका रिएक्टेंट है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो where they interact effectively with reactant molecules, this property facilitate adsorption of reactants onto the catalyst surface where actual reaction takes place। के ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है सच एज प्लैटिनियम है, ठीक है। तो प्लैटिनियम के ऊपर क्या होगा कि हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्ब का मतलब एक होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब है कि चीजें यूनिफॉर्मली पूरे मीडियम में डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे एडजॉर्प्शन का मतलब है कि इधर वीक इंटरेक्शन बनेगी हाइड्रोजन के बीच में और मेटल के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी उतना ये बांड जो हाइड्रोजन बांड है ये क्या बनेगा, वीक बनेगा। क्या हो जाएगा, वीक। अब वीक होने का मतलब क्या हुआ कि इजिली ब्रेक होगा कि देर से ब्रेक होगा। वीक होने का, बांड वीक होने का मतलब क्या हुआ कि ये बांड जितना यानी ये इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतना जो मेन हाइड्रोजन बांड है, हाइड्रोजन के बांड दरमियान जो कोवेलेंट बांड है वो कमजोर होता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। तो उस बांड के कमजोर होने से क्या होगा, उसके बांड के थोड़ी एनर्जी पे हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट या एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो दीज आर द टू रीजंस which explain their catalytical power कि why transition elements are used as catalysts। these are the two reasons, ठीक है। तो hopefully आपको समझ आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अलाय फॉर्मेशन। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक और एबिलिटी है, ठीक है, कि ये अलाय बना सकते हैं। पहली बात कि अलाय होता क्या है, अलाय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट का मेटल होना जरूरी है, यानी आपके मेटल के साथ नॉन मेटल भी होते हैं पर बेस जो मेटल होगा एक मेटल जरूर होना चाहिए एलाय बनाने के लिए। तो व्हाट इज एन एलाय, एलाय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन एटम मस्ट बी अ मेटल, जरूर होना चाहिए, तो इसको एलाय कहेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलाय क्यों बनाते हैं, हमने जब एक दो दिन पहले इसका एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, इनका एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका एटॉमिक रेडियाई सेम होने की वजह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉपर मौजूद है, ठीक है, तो ये कॉपर का क्रिस्टल लेटाइस है, ठीक है। तो कॉपर के क्रिस्टल लेटाइस में एक जितनी साइज होने की वजह से निकेल जो है इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, इन कर सकते हैं इसके वेकेंट स्पेसेस में, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि हम ये जो आपका कॉपर था इसको निकेल से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी इन द साइज सिमिलर है, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, और मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो ड्यू टू सिमिलरिटी इन देयर साइज ये क्या बनाते हैं, एलाय बनाते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलाइज बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन देयर एटॉमिक रेडिया। इनके एटॉमिक रेडिया ऑलमोस्ट जितना होता है, तो एक मेटल को हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा मेटल डाल सकते हैं। Hence, one metal can replace other metals from crystal lattice owing similarity in their atomic size, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिजिडिटी,
बहुत ही रिजिड होते हैं, इनको अलग करना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आप सिंपल सा एग्जांपल लें, घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील इज एन एलाई। स्टील क्या होता है? एलाई, जिसका जो मेजर प्रोपोर्शन है वो किसका होता है? आयरन का। बाकी उसमें जो है उसको रेजिस्टेंट टू कोरेजन बनाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने या कम करने के लिए फिर दूसरे एलिमेंट इसमें जो है वो ऐड किए जाते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक तो ये रिजिड होंगे और इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल प्योर एलिमेंट से एलआई की क्या होगी? ज्यादा होगी। लाइट वेट, हम यानी कम वेट में, तो वेट भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छी क्वालिटी का मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? शाइन। इनमें क्या होती है कि शाइन होती है, ठीक है। शाइन तो हर एलिमेंट में होती है, मेटल में, ठीक है। तो इस नई बात क्या है? नई बात यह है कि इवन इन मेटल एलॉय फॉर्मेशन की शाइन रिटेन रहती है, वो खत्म नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि इंप्रूव रेजिस्टेंट अगेंस्ट कोरियन, कि जब हम आयरन से स्टील बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको जंग नहीं लगता। घर में स्टील के बर्तन, अच्छा, इंप्रूव रेजिस्टेंस यानी नॉर्मली जो आयरन है, आयरन को इजीली जंग लग जाता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो ऑक्साइड है उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। पर जब उसमें हम निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके साथ कार्बन ऐड करेंगे तो इसकी जो कोरोजन का जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है और स्टील को जंग नहीं लगता। एलाइज हम अपनी चॉइस से, मतलब के हिसाब से बना सकते हैं। हम इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें यूज क्या करना है, उसका यूज क्या है, उसी हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो एलाइज डिफरेंट जो है उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है। चलें उनकी कंपोजिशन देखते हैं, उनका यूज पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। एलाइज जो है, तो अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, जो घर में हम बर्तन यूज करते हैं, ठीक है, उसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। आयरन की परसेंटेज 50 to 70 होती है, क्रोमियम 16 to 20, निकेल 8 to 10, 1 to 2% कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इन मेकिंग कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, घर में जो बर्तन यूज करते हैं कटलरी के वो हो गए, और भी काफी सारे जो हैं इससे स्टील अप्लायंसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या चीज है? ड्यूराल्यूमिन, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज परसेंटेज लिखी हुई है। इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए। एरोप्लेन बॉडीज, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है उसका वेट कम होना चाहिए ताकि वो इजिली फ्लू कर सके, उड़ सके। तो लाइट वेट जो है वो एलाई बन सकता है। मैंने अगर हम आयरन का यूज करेंगे, प्योर आयरन, तो आयरन बहुत ही हैवी होता है, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो एलाई फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? 90 to 95% को होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है खुद लाइट वेट है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, आयरन का मास 56, यानी ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है दो, ठीक है। तो ये लाइट वेट होता है, थोड़ी सी मिकदार दूसरे एलिमेंट की मिलाएंगे तो वो बिल्कुल टफ बॉडी बन जाएगी, रेजिस्टेंट टू कोरेजन होगी और लाइट वेट होगी, जो जहाज इजी से उड़ सके। उसके बाद ब्रास, ब्रास जो है उसमें 60 to 80% कॉपर और 20 to 40% जिंक होता है। इन प्लम्बिंग एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स, गाड़ियों के कुछ पार्ट्स, और जो प्लम्बिंग यानी को 20 वगैरह होती है, या पाइप वगैरह जो स्टील वाले, स्टील टाइप के होते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। ब्रोंज, हमारा बुक लिखता है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम, पर दूसरे बुक्स में लिखा हुआ है कि टिन यूज होता है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अपने बुक की बात करते हैं। कॉपर 90 to 95% होता है और इसमें एल्यूमिनियम जो है 5 to 10% होता है, ठीक है। तो यूज क्या आता है? इन मेकिंग मेडल्स, स्टेट्यूज एंड क्वाइंस। तो ब्रोंज के, तांबे का जो, ये जो है एक सिल्वर मेडल होता है, गोल्ड मेडल होता है, और इसका ब्रोंज का होता है तांबे का मेडल जिसको कहते हैं। रिवार्ड होता है, ठीक है, रिवार्ड है तो ये भी रेजिस्टेंट टू कोरियन है, सालों के साल इसका कलर जो है वैसा का वैसा पड़ेगा। तो एक मतलब अगर मैं रिपीट कर लूं, एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कम से कम दो एलिमेंट होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, पर उनमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलाई बनता क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज में और प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है, तो हम एक एलिमेंट को क्रिस्टल लेटाइट से दूसरे एलिमेंट से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ये लाइट वेट होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टफ होते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है? इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जंग नहीं लगता इनको।
और हम Li स्पेशली कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बना सकते हैं और कम करने के लिए भी बना सकते हैं, एज ए सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं इसे। नेक्स्ट चीज है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर में कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है। उन गैप्स को कहते हैं इंटरस्टाइसिस, ठीक है, या इसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यानी कोई भी है, यानी आपका ये क्रिस्टल लेटाइस है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कभी कभी कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है। मान लें कि ये दो गैप है, तो इन गैप्स में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, इन गैप्स में ये जगह जो है वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वैकेंसी थी, जो क्या कहते हैं, फ्री स्पेस था, जो खाली जगह थी, इंटरस्टिशियल स्पेस था, अगर वहां पे कोई छोटा एलिमेंट आके बैठ जाता है, अब दो किस्म के इंटरेक्शंस हो सकती हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी फिजिकली कोई इंटरेक्शन हो, उसमें जाके ये बैठ जाए सरफेस पे, या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन होती है कि जो एलिमेंट आ रहा है और मेटल के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाए, केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसको अगर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स इन विच स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन आर ट्रैप्ड विद इन द क्रिस्टल लेटाइस ऑफ अ होस्ट मेटल, यानी जो मेटल है जिसकी स्ट्रक्चर में गैप्स हैं, उन गैप्स में ये छोटे छोटे एलिमेंट, छोटी साइज वाले, ये उन गैप्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो दी स्मॉलर एटम्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल एटम्स ऑक्यूपाई, जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टाइसिस कहते हैं, और कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहेंगे। दिस फेनोमेना प्राइमरली अकर्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वेयर देयर आर रिलेटिवली लार्ज स्पेस बिटवीन द एटम्स, और ऐसी स्ट्रक्चर हो कि जिसमें गैप्स मौजूद हों और लार्ज गैप्स हों, तो उसमें ये छोटे छोटे एलिमेंट आ सकते हैं। These compounds may be स्टैचोमेट्रिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक, ये स्टैचोमेट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टैचोमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो ये पुराने बुक में था, तो इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, बस इतना ही कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं क्योंकि उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में कुछ गैप्स होते हैं, उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में कुछ गैप्स होते हैं, इस वजह से हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चले, ये थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो इसकी बेसिक्स मैं आपको करा लूं, फिर कल जब टेस्ट के बाद हम इसको देखेंगे, तो ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, एक दो बेसिक बातें मैं आपको सिखा दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेसिक बात है, क्योंकि कल हम कलर कंपाउंड को समझने में हेल्प करेगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, इनकी दो किस्म की वैलेंसीज होती हैं। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, इसकी दो वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी भाई? एक होती है इनकी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है इनकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी फर्क क्या है? प्राइमरी वैलेंसी दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करते हैं? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ये मेटल हैं तो क्या करेंगे? लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइंस, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड जब बनाएंगे किसी नॉन मेटल के साथ,
तो ये तो मेटल हैं, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये क्या बनेंगे, केटाइंस बनाएंगे। तो इन केटाइंस के पास क्या होगा, इन केटाइंस के पास क्या होगी कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनके पास होंगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स होंगी। क्या होंगी, खाली ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, केटाइन बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइमरी वैलेंसी यानी इनकी जो +1 +2 वैलेंसीज हैं, ये इनकी जो है कौन सी वैलेंसी होती है, आयनिक वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब इन्होंने केटाइन बनाया इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो इनके पास क्या रहेगी, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा कि दे एक्ट एज एक्सेप्टर एटम्स। एक्सेप्टर एटम्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो किस्म के एलिमेंट्स चाहिए। वन, डोनर एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, एक्सेप्टर एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके। ले कौन सकता है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो इन्होंने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इन पे कौन सी चार्ज लगी, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लगी तो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकले, तो ऑर्बिटल क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काबिल हो जाएंगे पहले जब ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। ये पहली बात समझ आए, तो फिर मैं दूसरी पे जाऊं कि पहले ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, और एम्प्टी ऑर्बिटल होगी तो ये क्या करेंगे, एज अ लेविस एसिड या एज आप कह लें कि एज एक्सेप्टर एटम क्या होंगे, यूज होंगे। ये बात समझ आ रही है बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस, ओके। अब ये क्या होंगे कि ये जो है ये अब इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं देने के बाद। तो सेकेंडरी वैलेंसी ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे, दे फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दे फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, बनाने के लिए वी नीड टू टाइप्स ऑफ एटम्स। कौन कौन, डोनर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर। एक डोनर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डोनर के पास क्या हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कहते हैं लिगेंड्स, यानी ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। ये डोनर एटम होगा। अब ये क्या होंगे, एक्सेप्टर होंगे कि डोनर होंगे, एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर क्या होगा, ये डोनेट करेंगे विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन होगा, ये आपका केटाइन होगा, ट्रांजिशन मेटल ने जो आयनिक बॉन्ड बना के बनाया। पहले इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है, वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्ट करेंगे। और दूसरे टाइप के सब्सटेंस जिसको हम क्या कह रहे हैं, लिगेंड्स। लिगेंड ऐसा सब्सटेंस हो जाए जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सच एज OH आयन है, सच एज अमोनिया है, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके तो ये डोनर एटम होगा। अब इनके पास खाली ऑर्बिटल, ये कहां देंगे, इनकी एम्प्टी ऑर्बिटल में देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे आयनिक बॉन्ड बना के, इनके पास पॉजिटिव आयन केटाइन बनेगा, और उस केटाइन की साइज 1A ग्रुप से और 2A ग्रुप के केटाइन से छोटी होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम इनका छोटा होता है साइज छोटी होने की वजह से। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे करेंगे, लिगेंड्स। बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, ट्रांजिशन मेटल जो होगा उसके दरमियान, उसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, और जो दूसरा सब्सटेंस जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं, डोनर और एक्सेप्टर मिलके क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं,
द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और सिंपली इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस. यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं? दो रीजन है. नंबर वन, हाई चार्ज डेंसिटी. सर 2 minutes. हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ देयर आइंस. व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी बराबर होगी किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज कितनी है? नीचे डिवाइड करेंगे आप, रेडिया लिखें आपकी मर्जी है, या वॉल्यूम लिखें आपकी मर्जी है. ठीक है. तो पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल का आयन, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो इनसे क्या होते हैं? छोटे होते हैं. तो साइज से क्या करें? डिवाइड करें. तो जितनी साइज छोटी होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा. तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 +7, उसके बाद +4 +5. चार्ज ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे. ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी? ज्यादा होगी. तो अगर ये 1a ग्रुप का एलिमेंट है, ये 2a ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक में ज्यादा होगा कि इसमें होगा? किसमें ज्यादा होगा? कोर्स डी ब्लॉक में ज्यादा होगा. पहला रीजन ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ देयर आइंस. दूसरी बात सिंपली अवेलेबिलिटी ऑफ empty orbitals. Availability of empty orbitals. ठीक है. देखिए, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो दो चीजों की वजह से बनता है. एक डोनर एटम हो, एक्सेप्टर हो. एक्सेप्टर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर हो, ये दोनों इनके पास हैं. दूसरे किस्म का जो एलिमेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड्स. तो लिगेंड क्या करेगा कि इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में देगा? एम्प्टी ऑर्बिटल. तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. इससे आगे हम जो है टेस्ट की